चारू, आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि लगातार आप ये कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों के साथ है और मुसलमान सरकार के साथ इस बड़े बदलाव को लेके फिर जो सड़कों पर विरोध देखने को मिल रहा है, बंगाल जैसे हालात हैं, झारखंड में कहा जा रहा है कि इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। फिर ये विरोध करने वाले कौन हैं और क्या ये विरोध अब इतना बड़ा हो चला कि प्रधानमंत्री मोदी को स्वयं आज इसकी कमान संभालनी पड़ी? नमस्ते। देखिए, एक बात बार बार कोइंसिडेंस नहीं हो सकती है। ये जो हिंसा हो रही है, ये जो प्रोटेस्ट के नाम पर, आंदोलन के नाम पर आतंक मचाया जा रहा है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है। ये उन प्रदेशों में वोट बैंक के लिए ब्लैकमेलिंग हो रही है जहां पर विपक्ष की सरकार है। देखो, इन सरकारों का मैसेज क्लियर है, हमको वोट दो वरना और उसके बाद आपको हम लाइसेंस दे देते हैं दंगे करने का। देखिए ना, टीएमसी शासित पश्चिम बंगाल में क्या हालत है, कुछ ऐसी ही हालत हम झारखंड में देख रहे हैं। समस्या ये हो गई है कि आज जब हमारी सरकार सबके लिए काम कर रही है, सबका विकास कर रही है, सबका साथ दे रही है, जिन लोगों की राजनीति केवल तुष्टीकरण पे चलती थी, जिन लोगों की राजनीति केवल विभाजन पे चलती थी, उनको समस्या हो खड़ी हुई है। वरना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि ये सारी की सारी हिंसा इन्हीं लोगों के राज वाले प्रदेशों में ही हो रही है। अच्छा, अगर इनको रुकाकर ये पूछा जाए कि वक्फ एक्ट में आपको समस्या क्या है, किस बिंदु पर आपको समस्या है, क्या ऑडिट हो रही है इस बात पर आपको समस्या है, क्या सबको इंक्लूड करा जा रहा है, चाहे वो पसमंदा हो, चाहे आगा खानी हो, चाहे वो महिला हो, इस बात पे आपको समस्या है, क्या समस्या आपको इस बात पर है कि कोर्ट जाने का आज आपको हक मिल गया हो, ये किसी भी बात पर कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं दे पाते, ये हवा में बातें करते हैं। अच्छा, उसके बाद एक इन्होंने भ्रम फैला रखा है। बहुत सारे युवाओं को ऐसा लग रहा है कि वक्फ एक्ट का मतलब ये है कि मस्जिदों को गिरा दिया जाएगा। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। कुछ युवाओं को ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब ये है उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। इन्होंने यही आतंक मचाया था सीएए के बाद। तब ये कहते थे कि आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। बताइए ना, तब से लेकर आज तक कौन से भारतीय नागरिक की नागरिकता छीन ली गई है? तो भ्रम फैलाने का काम, झूठ बोलने का काम और उसके दम पर देश जलाने का काम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है ये नहीं करेंगे तो इनकी राजनीति, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। विक्रम लोहिया जी, क्यों प्रधानमंत्री मोदी को आज ये कहना पड़ा कि अगर वक्फ कानून का सही इस्तेमाल होता तो फिर मुस्लिम युवा पंचर नहीं बना था, उसे पंचर नहीं बनाना पड़ता? और क्योंकि जो संशोधन हुआ वो 2013 में आपकी सरकार ने किया। इमरान मसूद कहते हैं कि हमारी सरकार आ जाए तो 60 मिनट में हम सब कुछ बदल कर रख देंगे। अरे तो लाइए ना सरकार, लोकतंत्र में है ना, अगर ला सकते हैं सरकार तो लाइए और 1 घंटे में बदल सकते हैं तो बदल दीजिए, लेकिन उससे पहले ये रकस क्यों? लोहिया जी नमस्कार, अनम्यूट करेंगे सर। नमस्कार पूर्णिमा जी। कांग्रेस पार्टी किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती है, लेकिन मैं इस देश के अंदर आज जो मुद्दे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा मुद्दों को भटकाने का काम किया है। देश के नौजवानों को भुखमरी में, बेरोजगारी में लटकाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी आज सत्ता में, विपक्ष में जरूर बैठी है, तो ये भाजपा ना सोचे कि हम देश के हित की बात नहीं करेंगे। अगर ये नाइंसाफी के काम करेंगे तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी किसी हिंसा का समर्थन नहीं करती है। आएगी सरकार कांग्रेस की, पूर्णिमा जी, जरूर आएगी सरकार। जिसका आना तय है उसका जाना भी तय है। कभी किसी कोई अहंकार में, घमंड में ना रहे। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज देश के अंदर इतने बहुचर्चित मुद्दे हैं जिनके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी। मैं कह रहा हूं, आज नौजवान देखिए, नौजवान धूल चाट रहा है सड़कों में, सड़कें नाप रहा है। मैंने सुबह पेंचर लगवाया खान मार्केट पेट्रोल पंप पे। मेरी उससे बात हो रही थी पेंचर वाले से, कह रहा सर काम नहीं है, दुखी है, बहुत बुरे परेशान है। ऐसी सरकार आ गई। आज मैंने दिन में खान मार्केट में पंचर लगवाया अपनी गाड़ी में। प्रधानमंत्री जी तो सिर्फ एक सबूबा छोड़ने का काम करते हैं। जिन मुद्दों के लिए उनको चुना गया था, उन्होंने पहली कैबिनेट में मुद्दा पास किया था कि सबको पक्का घर देंगे। आज तक घर की बात नहीं होती, वक्फ बोर्ड की बात होगी, ट्रिपल तलाक की बात होगी, लेकिन सबका साथ सबका विकास की बात नहीं होगी। जो प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते थे देश से सबका साथ सबका विकास, न सबका साथ है न सबका विकास है। हमेशा भाजपा ने गुंडागर्दी का काम किया। इनके दलों ने हमेशा, जो इनके बनाए हुए दल हैं, उन्होंने देश के अंदर हिंसा फैलाने का काम किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश को मजबूती देने का काम किया। पूर्णिमा जी, आज मैं पूछना चाहता हूँ चारू प्रज्ञा जी से, इनके जो बजरंग दल, इनका जो आरएसएस, ये इनका तो इतिहास रहा है।
पुलिसकर्मी का तोड़फोड़ का अच्छा, आप देख लीजिए। आपकी सुबह से शाम नहीं होती ना जब तक आप लोग आरएसएस का सर नाम ना ले लें। अभी मैं वक्त पे चर्चा कर रही हूँ, मैं पूर्णिमा जी, आप मेरी- मुसलमानों के हित की चर्चा कर रही हूँ। 10 सेकंड का समय बस। बोलिए चारू, बोलिए। पूर्णिमा हाँ जी, देखिए मैंने ये कहा था, अगर इनसे ये पूछा जाए कि वक्फ एक्ट के कौन से बिंदु से आपको आपत्ति है, इनके पास कोई जवाब नहीं होता। और यही कमाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी के उस काम से आपत्ति है जो जन विरोधी काम है। आपने कितने मुस्लिम संगठनों से बैठकर के वक्फ बोर्ड पर चर्चा की? क्यों आपने वक्फ बोर्ड बनाने से पहले मुस्लिम संगठनों को बिठा करके बात करनी चाहिए थी कि हम आपके लिए बिल ला रहे हैं, किसान बिल ला रहे हैं, इसलिए ना आपको ये भी वापस देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में मामला पेंडिंग है। तो लोहिया जी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए ना। और सुप्रीम कोर्ट में तो मामला पेंडिंग है, सब जानते हैं भाई। हम एक ऐसे समाज में सर रहते हैं जहां पर एक विवेकी न्यायपालिका है, हम सब जानते हैं। ये देश संविधान से चलता है, कानून का राज है, तटस्थ है, सब कुछ। यही तो इसकी खूबसूरती है। लेकिन अब आपने सवाल पूछा है तो उसका जवाब बिल्कुल। और पूर्णिमा जी देखिए, ये कौन से मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? ये हर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट इनकी कौन सी बात है? इस बार भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, चले जाइएगा। देखिए चिल्लाइए मत, हम आराम से बात कर सकते हैं। लेकिन जब मैं स्पष्ट होकर आपसे पूछती हूँ किस बिंदु पे आपत्ति है, आपके पास जवाब नहीं होता। ये अमेंडमेंट जनता के भले के लिए है, ये अमेंडमेंट गरीबों के भले के लिए है, मुस्लिम बच्चे, मुस्लिम महिलाओं के भले के लिए है। आपको पता है वक्फ की कितनी जमीन है और इस जमीन का कितना अच्छा यूज हो सकता था? यहाँ पे स्कूल बन सकते थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट बन सकते थे, ऑर्फनेजेस बन सकते थे, विद्यालय बन सकते थे, क्या क्या नहीं हो सकता था। लेकिन ये जमीनों का इस्तेमाल इस तरीके से करा जा रहा था, माफिया बन के करा जा रहा था कि 12,000 नहीं, जमीन को आप गलत बात मत करिए चारू जी, आप गलत बात मत करिए। किसी को आप माफिया नहीं कह सकते। आप किसी धर्म को माफिया से नहीं नहीं, सुनिए कोई कहता नहीं है लोहिया जी, पहले पास में उंगली ना उठाई हो ये कहकर लोहिया जी, अगर सर सुनिए, अगर वक्फ का इतिहास उठाकर देखेंगे और इस बोर्ड का इतिहास उठाकर देखेंगे तो ये सब जानते हैं ना कि जिस इमारत, जमीन, गांव जहां पर उंगली रख दी वक्फा हो गया, फिर एक ट्रिब्यूनल का रास्ता था। और अगर वो भी ठीक से काम कर रहा होता सर 41,000 केसेस पेंडिंग नहीं होते ना भाई। कहीं ना कहीं तो ट्रांसपेरेंसी, अगर कोई घोटाला है, मैं तो कहती हूं कि चलिए आपकी बात मान लेते कोई नहीं है, तो क्या 150 करोड़ की सिर्फ आय होती है इनकी? और अगर होती है तो उसका इस्तेमाल क्या सिर्फ मदरसे बनाने के लिए, या फिर कब्रिस्तान? कौन छीन रहा है कब्रिस्तान, कौन छीन रहा है मस्जिदें? सर मैं वही उसी नैरेटिव की मैं बात करने की कोशिश कर रही हूं कि हम उस नैरेटिव के नाम पे एक भ्रम क्यों फैला रहे हैं। एक अच्छी चर्चा करते हैं ना, सार्थक चर्चा। वही उन्होंने पूछा कि आपको किससे दिक्कत है, किस बदलाव से, आप बता दीजिए किस बदलाव से दिक्कत है। कपिल जी, लगातार हो रहे विरोध के बीच में आज प्रधानमंत्री जी ने इस मामले पर अपना वक्तव्य रखा और उन्होंने ये कहा कि इससे गरीब मुसलमानों को, इससे पिछड़े मुसलमानों को, जिनको अभी तक लाभ नहीं मिल रहा, उन लोगों को लाभ मिलता रहेगा। और पुरानी सरकारों ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, एक वर्ग को खुश करने के लिए वो सब कुछ किया जो सरकार में रहते उनके हाथों में था। कपिल जी अनम्यूट सर, अनम्यूट। थोड़ा हमें भी समय दे दीजिएगा। जी सर बोलिए। हम चाहते हैं बीच में कोई हरकत ना करे, बाद में आप जो चाहिएगा प्रश्न कीजिए। मैं पहले चारू बहन का ही जवाब दे देता हूँ कि इस बिल का विरोध जो है विपक्षी दलों ने क्यों किया। देखिए, जब इस बिल का संशोधन हुआ था कांग्रेस के समय में, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कंधे से कंधा मिला करके इस संशोधनों को अलाउ कराया था जो हम लोगों ने किए थे। और मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जब अटल बिहारी साहब की सरकार थी, उस समय अल्पसंख्यक मंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्ति का अब पूरी तरीके से डिजिटलाइजेशन हो चुका है। इट मीन्स कि वक्फ की संपत्ति नापी जा चुकी है कि कहाँ कितनी है जो वक्फ की संपत्ति। ये आपके अल्पसंख्यक मंत्री ने कहा और अटल जी की सरकार में कहा, इसको क्यों भूल जाते? तो मैं दूसरी चीज कह रहा हूं। पहली चीज तो ये जान लीजिए कि इसमें काइंडली बीच में कोई बोल रहा है उसको मना करें। ये कैसी आवाज आ रही है मेरे? सब फिलहाल तो कोई नहीं बोल रहा है। हाँ मे बी सर,
मे भी आपकी आवाज बाउंस बैक कर रही हो, लेकिन फिलहाल किसी ने इंटरफेयर किया नहीं आपकी बात। नहीं, मेरी आवाज सही कराइए, मैं करेक्ट करा लेती हूँ सर, मैं करेक्ट करा लेती हूँ। एक बार जरा कपीश जी की आवाज ठीक करेंगे, मैं कपीश जी की आवाज ठीक करेंगे, फिर मैं कपीश जी फौरन आपके पास आती हूँ।